हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम के शॉर्ट आंसर यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और बच्चों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सके तथा वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 10 इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। देखते हैं बच्चों, कक्षा 10 इतिहास। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे चैप्टर जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टरों से छांट कर यह वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मेटरनिख का है। ठीक है। दूसरा है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। अगला है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। फिर 1848 की, अगला प्रश्न हमारा पांचवा है कि 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति थी, इसके फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फिर फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में क्रांति 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। जर्मनी को एकीकरण के सूत्र में बांधने की मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी और यह जर्मनी के निवासी थे। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ठीक है, नेपोलियन का यहाँ पर दिया गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो जुसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। उत्तर क्या होगा हमारा? जुसेपे गैरीबाल्डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये छांट कर तैयार किए गए हैं बिल्कुल। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। फिर नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ बच्चों और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण 1804 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को क्या कहा जाता था? जो फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता था। ठीक है, नेपोलियन की संहिता कहा जाता था। और अगला हमारा 14वां प्रश्न है कि जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था? जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। ठीक है, जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, लगभग 50 प्रश्नों के द्वारा यह छांट कर भी यह वीडियो तैयार किया गया है। अब देखते हैं, हमारा 15वां प्रश्न है यहाँ पर कि जुसेपे मोजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? जुसेपे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो यंग इटली था। कौन सा संगठन था? यंग इटली संगठन था। और
यहाँ पर देखते हैं हमारा 16वां प्रश्न है कि जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी। जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1834 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कि गैरीबाल्डी किससे संबंधित था, किससे, तो गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित था। ठीक है, जो गैरीबाल्डी था वह किससे संबंधित था, वह इटली के एकीकरण से संबंधित था। अगला प्रश्न है जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का क्या आशय था। वोक्सजिस्ट का क्या आशय था, जर्मन संस्कृत में वोस्टजिस्ट का क्या आशय था, तो ये जो वोस्टजिस्ट जो जर्मन संस्कृत है उसमें वोक्सजिस्ट राष्ट्र को कहा जाता था, एक राष्ट्र को ही वोक्सजिस्ट कहा जाता था। सन 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। सन 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ठीक है, फिर अगला है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, जो 1789 की क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो असीमित राजतंत्र था, उसमें कोई सीमित राजतंत्र नहीं था, उसमें असीमित राजतंत्र था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बच्चों यहाँ पे जो 21 नंबर प्रश्न हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि महात्मा गांधी। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न से हम देखते हैं बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तथा अगला प्रश्न हमारा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था बच्चों रालेट एक्ट, जो रालेट एक्ट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू किया गया था उसमें महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था। ठीक है, तो इसमें चारों विकल्प हो सकते हैं कि नमक का प्रयोग सभी करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था तथा नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया था। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। कब चलाया गया, 1930 ईस्वी में चलाया गया। फिर चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड सन 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होता है। देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ मानी जाती है। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह उसकी शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी, तो नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। रालेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो सन 1919 ईस्वी में रालेट एक्ट पारित हुआ था। ये बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि संपूर्ण सिलेबस से आपके संपूर्ण सिलेबस से यानी जितना आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है संपूर्ण सिलेबस से छांट कर यह वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन किया गया है। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे देखिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। कब पहुंचा, 1928 ईस्वी में पहुंचा। और फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। फिर आगे देखते हैं सन 1922 में असहयोग आंदोलन ने किस प्रकार हिंसक रूप ले लिया था। ठीक है, सन 1922 में जो असहयोग आंदोलन था उसने किस प्रकार हिंसक रूप ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड के रूप में ही
जो हमारा असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था उसने हिंसक रूप ले लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो गांधी जी ने यह अनुभव किया था, असहयोग आंदोलन के द्वारा यह अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया था। तो इस बढ़ती हुई हिंसा को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने ही प्रारंभ किया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है और यह पुस्तक 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? दूसरा प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वापस आने पर गांधी जी ने कहा, यानी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। वापस लौटने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको पुकारा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न बच्चों, यहाँ भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को पुकारा जाता था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अभी भी कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे देखिए, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, वे मार्ग क्या कहलाते थे? ठीक है, तो उन मार्गों को रेशम मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग कहा जाता था। ठीक है, यानी वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ते थे बल्कि विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, तो उन मार्गों को क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? 18वीं जो शताब्दी थी उसमें विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यूरोप था। कौन सा था? यूरोप था। फिर अगला प्रश्न बच्चों, भारत के अनुबंधित मजदूर किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? यानी जो भारत के अनुबंधित मजदूर थे जिन्हें मजदूरी के लिए अनुबंधित करके ले जाया जाता था, वह किन राज्यों से भेजे जाते थे? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भेजे जाते थे। ऐसे अनुबंधित मजदूर जो थे जो भारत से बाहर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भेजे जाते थे। अगला प्रश्न बच्चों, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? यहाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की जो बीमारी थी वह किस महाद्वीप में फैली थी? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। किस महाद्वीप में फैली थी? अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित मजदूर क्या कहलाते थे? यानी जो भारत से विदेशों को अनुबंधित मजदूर भेजे जाते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो ये अनुबंधित मजदूर भेजे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है, अगला है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी जो आर्थिक महामंदी थी इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1932 ईस्वी में हुआ। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1932 ईस्वी में हुआ। फिर अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 47 नंबर प्रश्न है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हेनरी फोर्ड। क्या नाम था? हेनरी फोर्ड। ठीक है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया उसका नाम क्या था? हेनरी फोर्ड था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? या जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अगला हमारा और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है?
निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो आयात पर कर बढ़ाना ही वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को हम अपने यहीं विराम देते हैं और एक बार पुनः आपसे बताना चाहेंगे कि यह वीडियो आपके संपूर्ण सिलेबस से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को चुन करके तैयार किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें पाठ 1 से 4 तक जितना भी आपका सिलेबस कक्षा 10 के इतिहास में है, उसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको छांट कर यह वीडियो तैयार किया गया है। तो बच्चों वीडियो को देखकर कमेंट्स के जरिए यह जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।